हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़रावर क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, एग्ज़ाम्स का और वैकेंसीज़ का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि इस साल में जो है चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होनी स्टार्ट हो गई हैं। जो भी वैक्सीनेशन का सिस्टम चल रहा है या फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने भी प्रॉपर स्कूल्स अपने स्टार्ट कर दिए हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे सब कुछ ओपन होगा तो वी कैन एक्सपेक्ट द वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट। आई थिंक अप्रैल के महीने में या फिर अप्रैल मई जून तक मुझे लगता है कि शायद वैकेंसी एडवर्टाइज हो जानी चाहिए, है ना। मतलब अनुमान ही लगा सकते हैं, ज़्यादा उसमें तो मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि इतना अभी हमें भी नहीं पता है। लेकिन ये है कि अभी सिचुएशन बेहतर होती जा रही है, एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो होपफुली वी कैन एक्सपेक्ट द वैकेंसीज सून। सो चलिए इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एनकरेजेस अ डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग। इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग को एनकरेज करता है। देखिए, डीप स्टाइल का मतलब होता है जब आप गहन रूप से किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसको डीप स्टाइल बोलते हैं, है ना। ये थिंकिंग का एक ऐसा पार्ट होता है जो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग कह लीजिए, आपकी रीजनिंग पावर है, उन चीजों को बढ़ाता है। आप बेसिकली जो आप जानते हैं उससे आप आगे बढ़ते हैं और आप बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, किसी भी कंसेप्ट की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपने दिमाग को जो है हायर ऑर्डर जो स्किल्स होती है उनका भरपूर आप यूज करते हैं डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग में। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1/2, यानी कि हाफ का कितना इनवर्स होगा, है ना। हाफ का 1/2 है तो इसका इनवर्स आपको पता है 2/1 होगा। तो ये है व्हाट इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर, या फिर लोवेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। हाउ मच मिल्क वुड यू यूज टू मेक हाफ ऑफ द टी, आप आधी वो चाय बनाने के लिए क्या यूज करेंगे। मतलब आधी मात्रा में अगर चाय बनानी है आपको तो आप कितना, मतलब सपोज आपकी डेली 5 कप चाय बन रही है तो अब आपको 2.5 कप चाय बनानी है तो आप कितना क्या यूज करेंगे, ये हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, वट डज इट मीन टू से दैट एडिशन इज ऑपोजिट टू सब्ट्रैक्शन। इस बात का क्या कहने का मतलब है कि एडिशन का ऑपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने। तो इन क्वेश्चन में से कौन सा डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग को मतलब एनकरेज करता है, ये आपको बताना है। देखिए, दिस इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। हाफ का इनवर्स क्या होगा, ये नहीं होगा। प्राइम का क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको डीपली सोचने का इतना मौका मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर। आप क्या सोचेंगे, आप एक सरफेस टाइप की चीज हो गई नहीं, ये चीज इतनी है, ये चीज ऐसी है, आप डायरेक्ट आप बता सकते हैं। अब हाउ मच मिल्क वुड यू यूज टू मेक हाफ ऑफ द टी, तो आपको पहले 5 थी, 5 कप में आप जो है मान लीजिए 2 कप दूध डाल रहे थे या 3 कप दूध डाल रहे थे, अब आप उसका आधा कर देंगे, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, जब आप को ये बताए, आप एक्सप्लेन करेंगे किसी को भी एडिशन जो है वो सब्ट्रैक्शन से किस तरह से ऑपोजिट है, किस तरह का इन दोनों का रिलेशनशिप है, तो आप यहाँ पर डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग का यूज करेंगे, आप डीपली इस चीज को सोचेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, लर्निंग इज एवरीथिंग वी नो इज लर्नड। तो लर्निंग क्या है ये आपको बताना है। तो लर्निंग क्या है, एवरीथिंग वी नो इज लर्नड, जो भी हम जानते हैं वो सीखा जाता है, जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया होता है। ओके, ए रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल, या फिर एक परमानेंट जब इन्फ्लुएंस हो जाता है बिहेवियर पर, हमारी नॉलेज पर, हमारे स्किल पर, उसको लर्निंग बोलते हैं। डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है और मेजरेबल है, लिमिटेड टू पर्टिकुलर एज लेवल, या फिर किसी एज लेवल तक पर्टिकुलर है। तो ये क्वेश्चन भी काफी ईजी है, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट कि आप लोग आंसर करें इस चीज का फटाफट से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मैंने लर्निंग में बताया था कि एक परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, यानी कि परमानेंट इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर पर, नॉलेज पर और स्किल पर। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्वर होता है और इनडायरेक्टली भी होता है ना। कुछ चीजें आप डायरेक्टली देख नहीं सकते, हमारे अंदर से चलती रहती हैं और हमें पता है कि लर्निंग कुछ ना कुछ होती है। किसी एज लेवल तक भी नहीं होगा, या फिर एवरीथिंग वी नो इज लर्नड, ये हम ये नहीं कह सकते कि जो भी हम जानते हैं वो सीखा हुआ है। कई बार हैबिचुएशन होती है, कई बार कई चीजें होती हैं तो वो लर्निंग का पार्ट नहीं बनती है, मतलब वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, उनको हम लर्निंग कहते ही नहीं है। ओके, तो लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड शोज नो इंटरनलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। मतलब कौन सा लेवल है जहां पर बच्चे के अंदर कोई भी इंटरनलाइजेशन नहीं होता है, मतलब अंतरीकरण नहीं होता है नैतिक मूल्यों का। एंड द मोरल रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, और एक्सटर्नल रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट जो होते हैं उसी पर डिपेंड करता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको काफी करा चुकी हूँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्री कन्वेंशनल। इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है बहुत मेच्योर नहीं होता है। बेसिकली कोलबर्ग ने ये बोला था कि क्योंकि इनकी थ्योरी जो है काफी उस पर इन्फ्लुएंस था पियाजे का, तो ये मानते थे कि जब तक बच्चा कॉग्निटिवली रेडी नहीं होता वो किस तरह से इंटरनलाइज करेगा किसी भी चीज को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जहां पर रिवॉर्ड, पनिशमेंट और इन सब चीजों से उसकी मोरालिटी डिफाइन होती है। नेक्स्ट है, रीजनिंग ऑफ चाइल्ड is not logical and is based on intuition rather than on systematic logic।
कि जो बच्चे की रीजनिंग होती है वो लॉजिकल नहीं होती है और वो उसकी इंट्यूशन पर होती है। इंट्यूशन कहते हैं ना कि अंतर्बोध होता है एक तरह से, हमें ये लग रहा है, रेदर देन ऑन सिस्टमैटिक लॉजिक। लॉजिक के बारे में सोचकर बच्चा अपने इंट्यूशन पर सोचता है कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है तो ये ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर रीजनिंग की बात हो रही है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए फटाफट से। सेंसरी मोटर, वही 4 स्टेजेस आपके सामने हैं। सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, है ना। चारों स्टेजेस जो पियाजे ने दी थी। तो बताइए, देखिए यहाँ पर जो रीजनिंग है वो लॉजिकल नहीं होती है। दैट मीन्स कि लॉजिक पर बेस ना होकर बच्चे की अपनी ही इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन कब आएगी, जब वो बहुत ज्यादा ईगोसेंट्रिक होगा। ईगोसेंट्रिक बच्चा कौन से स्टेज में होता है, ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल में होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति के लिए ऑफ लर्नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड नहीं है। तो इंडिविजुअल्स एबिलिटीज असेस्ड एक्यूरेटली, कि भाई उनकी जो एबिलिटीज हैं उसको सही ठीक प्रकार से आंका जाए, आकलन किया जाए। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि यानी कि आप व्यक्तिपरक या फिर व्यक्तिगत रूप से आप इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या फिर उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पता लगाएं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल टैलेंट्स, या फिर जो विशिष्ट प्रतिभाएं होती हैं उनकी पहचान करना। तो देखिए यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर जा रहे हैं ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर जा रहे हैं कि वो किस तरह से सीख रहा है, उसकी एबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, उसको किस तरह की इंस्ट्रक्शन चाहिए जिससे वो बेहतर तरीके से सीख पाए, या फिर किसी बच्चे में कोई स्पेशल टैलेंट है या फिर कोई स्लो लर्नर है, तो इसके लिए आपको सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड पता लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्लास में डायरेक्टली ऑब्जर्व करके भी ये चीजें पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट थिंकिंग। तो थिंकिंग के बारे में कौन सी चीज इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है, वो बतानी है। गाइज मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मेरा ध्यान ना हमेशा इंग्लिश वाले पोर्शन पर रहता है, क्योंकि मीडियम मेरा इंग्लिश रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हूँ इंग्लिश में। फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड सरकारी स्कूल का ही रहा है। हम भी ऐसे पढ़े, मतलब बड़े हैं, सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं। लेकिन वही है, टाइम के साथ साथ जो है मीडियम वगैरह इंग्लिश ही रहा, तो इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस हो गया, इसलिए मैं बार बार हिंदी पे नहीं जा पाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं आप लोगों को इग्नोर कर रही हूँ। बस ये होता है कि मेरा ध्यान फिर एक जहाँ पर ऑब्वियसली जिसमें मेरी फ्लुएंसी होगी, यानी कि मैं इंग्लिश में पढ़ी हूँ, तो मैं इंग्लिश में ही मेरा फोकस लग के वहां से मैं आपको ज़्यादा बेटर समझा सकती हूँ। अगर मैं हिंदी में जाऊँगी तो मुझे एक पर्टिकुलर टर्म नहीं समझ में आएगी, तो उससे थोड़ी रुकावट होती है, इसलिए मैं बार बार वहां पर नहीं जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लें यहाँ साइड से देख के, है ना, इतनी सी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका थिंकिंग के बारे में कि कौन सी ठीक नहीं है। भाई थिंकिंग यूजेस इमेजेस एंड लैंग्वेज। तो थिंकिंग में हम इमेजेस का यूज करते हैं और लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। थिंकिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, या फिर थिंकिंग एक टाइप है इंफॉर्मेशन प्रोसेस का, कि वैसे इंफॉर्मेशन आती है फिर हम सोचना शुरू कर सकते हैं, डिकोडेड कोडेड ये सब चीज़ें चलती हैं। थिंकिंग इज अ सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, ये एक कॉग्निटिव टाइप का प्रोसेस है। या फिर थिंकिंग एंड लैंग्वेज एंड अनरिलेटेड, है ना। ये 4 चीज़ें आपके सामने हैं, आपको इनकरेक्ट बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा पढ़ लिया करो, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि हम इनको मतलब मिसरीड कर लेते हैं कई बार। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थिंकिंग जो है वो लैंग्वेज और थिंकिंग जो है वो अनरिलेटेड है, ये गलत है। थिंकिंग और लैंग्वेज दोनों के बारे में बात जो है पियाजे भी करते हैं और वाइगोत्स्की भी करते हैं। हालांकि वाइगोत्स्की लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं और जो पियाजे है वो थिंकिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन स्टिल हम लोगों को इतनी चीज़ याद रखनी है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में इंटर रिलेशन तो होता ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि थिंकिंग अलग है और लैंग्वेज आएगी नहीं। आप जो सोचते हैं आप वही बोलते हैं, तो दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7th क्वेश्चन पर। Which of the following is a supplementary law of learning propounded by Thorndike? So यहाँ पर law of readiness है, law of multiple responding है, या फिर multiple response भी बोलते हैं इसको, या फिर law of exercise and law of effect। तो ये बताना आपको सप्लीमेंट्री लॉ कौन सा है ना। कुछ तो प्राइमरी लॉज थे इनके जो बिल्कुल प्राइमरी होते हैं, इनिशियल लॉज बताए थे इन्होंने, और उसके बाद कुछ हैं जो पूरक लॉज होते हैं ना, मतलब मेन जो होते हैं वो 3 बताए थे इन्होंने लॉज, और बाकी बहुत सारे इन्होंने पूरक कह सकते हैं पूरक नियम भी होते हैं इनकी थ्योरी में जो है, जैसे लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी है। तो ये सारे हैं जो उनके सप्लीमेंट्री लॉज थे। तो देखिए इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट, ये इनके मेन थे, प्राइमरी लॉज थे, ठीक है। और ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज या फिर मल्टीपल रिस्पॉन्डिंग है, ये इनका एक तरह का
सप्लीमेंट्री लो था, यानी कि पूरक कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये सेकेंडरी है, जबकि ये रेडीनेस इफेक्ट और एक्सरसाइज जो है इनके प्राइमरी लॉज थे, मतलब ये मुख्य थे, और इसके बाद जो है जो होते हैं ना सब लॉज बोल सकते हैं आप इनको, तो वो था मल्टीपल रिस्पॉन्सिंग वाला लो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट सजेस्टेड बाय हार्वर्ड गार्डनर इन हिज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो कौन सी चीज के बारे में उन्होंने जो है डिस्कस नहीं किया है, ये आपको बताना है अपनी थ्योरी में। उन्होंने जो है 8 तरह की इंटेलिजेंस दी थी पहले, उसके बाद उन्होंने 9वीं की भी बात की थी, जो स्पिरिचुअल वे में, रिलीजियस वे में बात की थी, लेकिन बेसिकली 8 ही दी थी, और 9th पर जो है उन्होंने बोला था कि कुछ लोगों में इस तरह की चीजें भी पाई जाती हैं। तो इनमें से कौन सी जो है नहीं है पार्ट, ये आपको बताना है। मैथमेटिकल स्किल, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल या फिर प्रैक्टिकल। तो देखिए लॉजिक ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स के नाम से उन्होंने दी थी, म्यूजिकल भी दिया था उन्होंने, इंटरपर्सनल भी दिया था, बट प्रैक्टिकल की उन्होंने बात नहीं की है, मतलब प्रैक्टिकल जैसा कुछ उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है हार्वर्ड गार्डनर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इनमें से कौन सी जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर आधारित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है प्रॉब्लम बेस्ड, डिस्कवरी, गाइडेड डिस्कवरी और डेमोन्स्ट्रेशन। देखो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में एक मतलब देखिए वैसे तो ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं, इवन चाइल्ड सेंटर्ड मेथड जो होता है एजुकेशन होता है उसमें सारी चीजें यूज की जाती हैं इनमें से, लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना है जहां पर फोकस जो है चाइल्ड पर रहता है और चाइल्ड जो है वो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पर, तो वो आपको बताना है जहाँ पे चाइल्ड जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है किसी चीज में। तो देखो क्लियर कट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बच्चा अपने आप करता है, डिस्कवरी में भी, गाइडेड डिस्कवरी में वो अपने आप लगा होता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में बेसिकली टीचर डेमोन्स्ट्रेट करता है। अगर टीचर पढ़ा रहा है या फिर क्लास चल रही है तो टीचर जो डेमोन्स्ट्रेशन करता है उसमें बच्चा लगा रहता है। अगर मान लीजिए 40 बच्चों की क्लास है और 2 बच्चे अगर डेमो भी दे रहे हैं तो ये 38 तो आपके पैसिवली सुन रहे होते हैं ना, मतलब एक्टिव वैसे हो सकते हैं, बट वैसे एक्टिवली उसमें रोल इनका नहीं होता है, वो 2 बच्चे ही करेंगे वहां पर। तो कहने का मतलब है कि ये वैसे डेमोन्स्ट्रेशन कोई गलत नहीं है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इन सबसे ज्यादा कम थोड़ा सा एक्टिव होता है, इसमें थोड़े से पैसिव होते हैं बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आपको ये बताना है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल नहीं है। ये क्वेश्चन भी इजी है अकॉर्डिंग टू मी। पहला है एंग्जाइटी, नीड फॉर अचीवमेंट, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, प्रेज, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा। देखो एंग्जाइटी जो होती है, चिंता, कहते हैं कि मोटिवेशन के लिए थोड़ी चिंता जरूरी है। जब तक आपको थोड़ी सी चिंता नहीं होगी ना तब तक काम नहीं बनता है, तो ये एंग्जाइटी होगा। हालांकि यहाँ पर ये जो एंग्जाइटी वर्ड है थोड़ा सा नेगेटिव है, वैसे हम कहते हैं स्ट्रेस, लो लेवल ऑफ स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट। ओके, लो लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। हाँ भी आपको टेंशन है आपकी जिंदगी में क्या करना है, आपको ये वो जो भी है, तो वो जरूरी होता है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाए तो वो डिप्रेशन का रोल ले सकता है ना। एंग्जाइटी, मुझे लगता है इंग्लिश में इसका वर्जन स्ट्रेस होना चाहिए था। खैर मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिया जिस भी एग्जाम से आया। उसके बाद है नीड फॉर अचीवमेंट, तो ये ऑब्वियसली इंट्रिंसिकली है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, तो आप कितनी आकांक्षा आपकी कितनी ज्यादा ऊंची है, आप कितना अचीव करना चाहते हैं, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ कितनी चाहते हैं, ये आपका लेवल ऑफ एस्पिरेशन होता है। लेकिन प्रेज इज एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर, है ना, प्रशंसा जो है, क्योंकि प्रशंसा जो है कोई और ही करेगा, आप थोड़ी ना करेंगे। तो और किसी से तारीफ पाना जो है वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट आप कह सकते हैं अपने आप को, यानी कि बाहरी रूप से आप उसमें अभिप्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।